जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। ये सेगमेंट जो देखेंगे ये बिहार दरोगा का सेट चल रहा है। इसका ही सेट नंबर आज हम 29 देखेंगे। इससे पहले हम 28 तक सेट का PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। साथ ही इसका डिस्कशन जो है ये आपको YouTube पर उपलब्ध है, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं और पहले जाके टेस्ट का सेट दे सकते हैं। तो चलिए हम आज का सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे इससे पहला क्वेश्चन जो कहा गया है इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष पर झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के ही समान है। यह सत्य कौन से के लिए है? तो ये देखिएगा, जो कथन होगा ये आपको मंगल ग्रह के बारे में सही कह रहा है। क्या कर रहा है? इसका जो अक्ष है ये झुकाव जो दिखेगा तो सन्निकटता मतलब जिससे पृथ्वी का झुकाव है, ऐसे सेम झुकाव जो है ये आपको मंगल ग्रह का है। देखेंगे सौर परिवार में 8 ग्रहों का मंगल पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह है। इसका रंग जो होता है ये लाल होता है। पृथ्वी की इसकी औसत दूरी जो देखिएगा ये आपका लगभग 32.6 मिलियन मील है। यह जो है ग्रह पृथ्वी से बड़ा है। इसका व्यास देखिएगा तो ये आपका 4.216 मील है, अर्थात पृथ्वी की व्यास से आधे से कुछ अधिक है। ठीक है, इस तरह से हम देख लीजिए। उसके बाद देखिएगा तो आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह का जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह है। कितना सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति को हो गया है, जो कि फिलहाल है 92 हो गया है। ठीक है, और अभी जो देखिएगा शनि ग्रह का उपग्रह है ये आपको 82 के आसपास है। ठीक है, जिसमें टाइटेनियम सबसे बड़ा है। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, उसमें फोबोस और डिवोस जो है। फोबोस एक जो होता है डिवोस होता है, डिवोस। ठीक है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हम जानते कौन है? चंद्रमा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। क्या की गई है? आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है। तो किससे? तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आकार में तारों का समूह को मिलाकर रास्ते की तरह आकृति दिखाई पड़ती है, जो है आकाश का गंगा कहलाती है। इसके लाखों तारामंडल और कई सौर मंडल शामिल हैं। हमारे सौर परिवार जिस आकाश गंगा में अवस्थित है उसके केंद्र से जो है सूर्य की दूरी लगभग देखिएगा ये आपको 28,000 प्रकाश वर्ष होगा। कभी कभी पूछ देता है, आपको पूछेगा जो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो याद रखिए 3.46 गुने 10⁻15 होता है। ठीक है, ये मीटर इतना दूरी होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होता है ये भी पूछता है, तो प्रकाश वर्ष जो होती है ये दूरी की इकाई यहाँ होती है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखे हैं हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हीमोग्लोबिन के बारे में आपको देखना है कौन कौन सा कथन इसमें सही है। इसमें जो है लोहा होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में लोहे का या आयरन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी सही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ही होता है ऑक्सीजन को परिवहन करना। नेक्स्ट आता है यह रक्त को लाल रंग भी प्रदान करती है, ये भी सही है। यह देखिए यह कुछ रोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरक्षा का काम जो देखिएगा ये WBC का होता है। ठीक है, WBC काम जो होता है ये प्रतिरक्षा पैदा करना है, प्रतिरक्षा का काम करता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 सही है। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। रक्त का जो होता है पूछेगा जो RBC का निर्माण जो होता है ये कहाँ पे होता है? तो ये आपका हड्डी के अंदर जो अस्थिमज्जा उपस्थित होता है, इससे ही RBC का निर्माण होता है। और ये पीलिया में जाके ये जो है नष्ट हो जाती है। कौन? RBC। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिक शब्दावली नहीं है? इसमें से एक जो सूचना है प्रौद्योगिक शब्दावली नहीं है, ये आपका देखिएगा तो प्रकाशीय भंडारण हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें साइबर स्पेस, अपलोड और मोडेम, ये जो है किससे? प्रौद्योगिकी शब्दावली मतलब कंप्यूटर से ये सूचनाएं प्राप्त किए जाते हैं। साइबर स्पेस जो कि हम सॉफ्टवेयर यूज करके उसको जो है स्पेस करते हैं। अपलोड मतलब होता है कोई भी डेटा को लोड करना, और मोडेम जो होता है कोई भी वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए हम मोडेम का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रकाशीय भंडारण ये इसका शब्द नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगा सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ये आपका सुमेलित है? इसमें से एक युग्म जो है सुमेलित है, ये देखना है कौन कौन सी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ये यहाँ का देखिएगा तो गलत है, क्योंकि इसका जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर्यवेक्षण यान विकास केंद्र का मुख्य केंद्र देखेंगे तो INSS बंगलुरु में स्थित है। ठीक है, ये बंगलुरु में है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा ISRO उपग्रह केंद्र, IRS उपग्रह केंद्र जो है ये आपका
इसका भी केंद्र देखेंगे तो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में, न कि थुम्बा में है। इसका जो होगा स्पेस एप्लीकेशन केंद्र जो है ये आपका अहमदाबाद में है, तो यहाँ पे ये जो है इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन जो है पोटासियम अल्पता से संबंधित है। तो पोटासियम अल्पता से जो संबंधित होगा ये नंबर हो जाएगा, गुर्दा क्षति तथा पेशीय लकवा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। पोटासियम शरीर के लिए आवश्यक खनिज तत्व है जिसके स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल व सब्जियां हैं। इसका महत्व जो होता है अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तथा तंत्रिकाओं की कायिकी से हुआ है। इसकी कमी से उच्च रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता, अंगदाता का खतरा हो जाता है। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो अनुवांशिकी अभिनियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। तो इसके जो प्रभाव है इसमें कौन कौन सी जो उपयुक्त में से जो कुछ सफलताओं के साथ परीक्षण किए गए हैं। तो इसमें परीक्षण किए गए वे कौन कौन से हैं तो देखिएगा, रोग प्रतिरोधक ये किया गया है, वृद्धि वर्धन ये भी किया गया है, जंतु कोलोन ये भी तैयार किया गया है, मानव का कोलोन ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो होता है ये नाभिक संलयन विधि के द्वारा होता है। जब 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है उस प्रक्रिया में है जो ढेर सारा ऊर्जा का उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है सूर्य की किरणें या सूर्य की प्रकाश जो है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और ये विधि जो होता है ये आपको नाभिकीय संलयन विधि होता है। इसमें ही कहीं कहीं जोर देगा अनियंत्रित और नियंत्रित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनियंत्रित, अनियंत्रित जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें से जो एक देखेंगे ये सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है डेसिबल की इकाई ये ध्वनि की प्रबलता के मापने के लिए होती है, ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति के मात्रक के लिए होती है और शक्ति के लिए मात्रक भी आपको वाट भी होता है, तो ये भी याद रखिएगा। समुद्री की इकाई देखिएगा नौशाचन में दूर के लिए मील की इकाई किया जाता है, ये सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई होता है, यहाँ पे ये जो है गलत हो जाएगा। सेल्सियस जो होगा ये आपको तापमान की इकाई होती है सेल्सियस, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होती है। तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित जो पदार्थ होती है वो किस रूप में होती है, यहीं पे यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये देखेंगे तो केवल गैसीय अवस्था में जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। इसमें से एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ये देखेंगे तो ये हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये आपका विस्फोटक पदार्थ नहीं है। जबकि ट्राइनाइट्रोटाइलिन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन और ट्राइनाइट्रेमीन ये जो तीनों है आपका विस्फोटक पदार्थ हो गया, जबकि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये आपका विस्फोटक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट आता है 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन जो है लरो या यूरो हार्मोन कहलाता है। लरो या यूरो हार्मोन के नाम से हम जानते हैं एड्रेलिन जो होता है इसे हम लरो और फाइट एंड फ्लाई हार्मोन भी इंग्लिश में कहते हैं। इंसुलिन जो होता है ये हमारे शरीर में जो शुगर की मात्रा को नियंत्रण करता है और ये जो है अंगनाशय के बीटा सेल से इसका उत्सर्जन होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये आपका मिल्क स्रावन जो है हार्मोन हो जाता है, जो महिला के लिए एक हार्मोन है। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो इसमें देखेंगे तो इसका जो दिया हुआ है त्रिशूल, त्रिशूल क्या है तो त्रिशूल देखिएगा तो ये आपको लघु परास सतह के लिए मार करने वाला एक जो है ये मिसाइल है। पृथ्वी देखेंगे तो पृथ्वी जो हो जाएगा सतह से सतह पर जो है मार करने वाला मिसाइल हो गया। वही अग्नि प्रक्षेपास्त्र से वायु देखिएगा तो अग्नि प्रक्षेपास्त्र से जो वायु होगा ये माध्यम परास प्रक्षेपित निकाय हो जाएगा। और नाक जो होता है ये आपका प्रक्षेपास्त्र यानी जो है एंटीरोधिक मिसाइल हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जब लगाएंगे तो सी हो जाएगा। फिर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है साइंस का, इससे क्वेश्चन जो है आपको एक या चारों ऐसे ही मिलान करने के लिए दे सकता है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जो आर्सेनिक 74 है, आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो होता है ये हमारे मस्तिष्क में ट्यूमर हो जाएगा ना, तो उसको पता करने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। जो है कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है ये आपको कैंसर के जांच करने के लिए या पता लगाने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। कोबाल्ट ही हमारे बॉडी में जो विटामिन B12 होता है उसमें कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है। अब आता है आयोडीन 131, ये आपको थायराइड
की थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के पता लगाने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है सोडियम 24। सोडियम 24 से जो है रक्त की व्यतिक्रम का पता लगाया जाता है। तो इस तरह से इसको मिलाएंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया होता है वह क्या होता है, तो अभी बताए हैं विटामिन B12 का नाम ही होता है साइना कोबलामाइन होता है। ठीक है, तो इसमें कोबलामाइन यानी कोबाल्ट की मात्रा पाया गया है, तो ये आपका इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। यही देखेंगे तो विटामिन B1 जो होता है इसको हम जो थायमिन कहते हैं, और थायमिन के कमी से ही हमको विटामिन B के कमी से थायमिन और अंधापन जो रोग हो जाता है ये विटामिन B के कमी से ही, B1 के कमी से ही हो जाता है। इसको हम बेरी रोग भी कहते हैं। विटामिन B2 का देखिएगा तो विटामिन B2 का नाम जो होगा राइबोफ्लेविन होगा, और ये आपको कॉन्सिसी रोग जो है इसके कमी से हो जाता है, कॉन्सिसी रोग। वहीं विटामिन C देखिएगा तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है, और इससे रक्त की क्षीणता, चर्म रोग, मांस, जिगर से संबंधित रोग हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। एक क्वेश्चन इसमें बार बार आते रहता है विटामिन के जो होता है ये आपको बॉडी में रक्त के थक्का जमाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, विटामिन के। नेक्स्ट आता है नीचे मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम दिया गया है, उसको जो है आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, कौन सा मिलान जो है सही होगा। तो देखिएगा मुगल सम्राट जहांगीर सबसे पहले आया जहांगीर, उसके बाद देखेंगे इसके बाद आया था मोहम्मद शाह, उसके बाद आया था अहमद अब्दाली शाह, और सबसे लास्ट में आया था बहादुर शाह। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ईसाई के प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातात्विक की खुदाई से प्राप्त होती है, तो ये जो है आपका ये देखेंगे तो अरिकामेडु से इसका जो है प्राप्त होता है। भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों का ज्ञान अरिकामेडु जो कि पुडुचेरी में स्थित है की खुदाई से होता है। इस पुरातस्थल की खुदाई से जो है प्रांत रत्न, मन के बर्तन तथा रोम द्वीप के टुकड़े तथा रोम सम्राट अगस्टम का चित्र बना मन का भारत रोम व्यापारिक संबंधों का उजागर करता है। नेक्स्ट आता है महाभारत को फारसी में अनुवाद का शीर्षक क्या था, तो शीर्षक जो था ये महाभारत के फारसी में अनुवाद किया गया था, ये देखेंगे तो रजनामा के नाम से जो है उसका जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में एक अनुवाद विभाग का जो है स्थापना किया, जिसका प्रधान जो था आपका ये आपका फैजी था। ठीक है, अकबर के काल में ही महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में रजनामा के नाम से किया गया था। इस अनुवाद में नक्की खां, मुल्ला अहमद शेरी और हाजी थानेश्वरी की जो है अहम योगदान रहा है। नेक्स्ट आता है 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत की दो प्रमुख मुद्राएं का पता निम्नलिखित में से जो है कौन सा है, तो सल्तनत काल में हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत काल में एक जो है चांदी का टाका चलाया गया और तांबा का जितल चलाया गया। तो इस तरह से इसका आंसर जो लगाएंगे तो आपका 2 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 और 4 यानी डी नंबर हो जाएगा, जो कि किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा चट क्या हो गया, ये हो गया चांदी से और जीतल क्या हो गया, तांबा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर कह रहा है दिल्ली के लाल किले में जो है मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो दिल्ली के जो लाल किला है वहाँ पे मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इससे हम एक कहानी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो आगरा में एक लाल किला बनाया गया था। आगरा में जब लाल किला बनाया गया तो वो आगरा के लाल किला के अंदर यहाँ देते हैं आगरा में लाल किला के अंदर एक मस्जिद बनाया गया, और मोती मस्जिद जो आगरा के अंदर जो बनाया था वो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। अब शाहजहाँ आता है तो शाहजहाँ को देख लेंगे, और शाहजहाँ जाएगा दिल्ली में जाते ही ये लाल किला का निर्माण करता है। लाल किला का निर्माण करेगा और इसके अंदर जो है औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। तो कह रहा है दिल्ली में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औरंगजेब यानी डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। तो इसमें से जो बताना है जो मुगल काल में सिर्फ एक जो था व्यक्ति ये अपना फारसी में आत्मकथा लिखा था, और उसका नाम जो था ये आपका तुजुके जहांगीरी रखा था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। बाबर में भी बाबरनामा लिखा है, लेकिन ये तुर्की भाषा में था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये तुर्की भाषा में लिखा था बाबरनामा।
नेक्स्ट आता है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो सिकंदर के भारत में सफलता का क्या क्या कारण प्रमुख रहा था ये यहाँ पर देखना है। तो ये आपका भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी क्योंकि सेना इसका प्रमुख था। तो ये सेना इसका प्रमुख में कौन कौन था तो ये आप जानते होंगे। नियार्कस जो था ये आपका जल सेना था सिकंदर महान का, और इसके द्वारा ही जो प्रमुख लड़ा गया था। एंटियोकस भी था शायद इसके दरबार में। तो इस तरह से देखेंगे उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था, तो एक अच्छा भी प्रशासक भी रहा होगा, तो ये देख लेंगे। तो इसका आंसर जो होगा ने प्रशासक अच्छा नहीं दिया है, तो यहाँ पे इसका बी हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे 326 ईसा पूर्व में जो है मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। भारत में उसकी असफलता का अनेक कारणों थे, जिनके प्रमुख कारण सत्ता का विकेंद्रीकरण था। सभी राज्य आपस में टकरा रहे थे। पोरस ने ही सिकंदर का कड़ा प्रतिरोध किया। देशद्रोही शासकों ने भी सिकंदर का साथ दिया। सिकंदर की सेना श्रेष्ठ थी और उनमें नेतृत्व की कुशल सेनापतियों के हाथ में होने से उन्हें भारत पर विजय प्राप्त हुई। सिकंदर एक कुशल सेनापति तो था परंतु एक अच्छा प्रशासक नहीं, यानी प्रशासक ही अच्छा नहीं था लेकिन सेनापति एक अच्छा था, जिसकी वजह से यह विजित प्रदेशों के अधिक दिनों तक अपने नियंत्रण में न रख पाता था और वहां से ही रिटर्न जाने के बाद बेबीलोन में इसका मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से सूफियों में जो है कृष्ण को औलिया के रूप में मान्यता है। तो सूफियों के औलिया के रूप में जो मानता है यह आपका शाह मोहम्मद गौस के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। तो मुगलों जो है नवरोज का त्यौहार किससे होता है तो हम जानते हैं मुगल के द्वारा नहीं बलबन के द्वारा सबसे पहले, ये देखिएगा बलबन के द्वारा नवरोज का त्यौहार दिल्ली सल्तनत में शुरू किया गया था और ये एक तरह का पारसी से लिया गया त्यौहार था। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो भारत में पोलो का खेल जो हम जानते हैं सबसे पहले तुर्क ने किया था। तुर्क में भारत पोलो देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पोलो खेलते ही समय घोड़े से गिर, इसको ही चौगान बोला गया है। चौगान आपको बुक में चौगान मिलेगा लेकिन पोलो को ही चौगान बोला गया है। इस खेल से घोड़े से गिरने से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है और एक तुर्क था, तो यहाँ पे हो जाएगा तुर्क। नेक्स्ट आता है 26 नंबर क्वेश्चन। पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एलोरा का कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था और कृष्ण प्रथम जो था ये आपका राष्ट्रकूटों का शासन था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा। देखेंगे तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो राष्ट्रकूट स्थापत्य का चुरंता निर्देशक है। पत्थरों की सहायता से निर्मित मंदिरों में यह मंदिर सर्वाधिक विशाल, सफलतापूर्ण तथा अप्रतिम है। यह मंदिर का आयताकार प्रांगण बीच स्थित है तथा इसमें जो है प्रवेश द्वार, विज्ञान तथा मंडप का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट आता है, यहाँ देख लेते हैं मंदिर का 3 शैली होता है। 3 शैली में जो होता है तो उत्तर में जाएंगे तो ये हो जाएगा नागर शैली, ठीक है। बीच में जाएंगे तो हो जाएगा बेसर शैली और नीचे जाएंगे तो ये दक्षिण में हो जाएगा द्रविड़ शैली। तो ये 3 शैली भी मंदिर निर्माण का याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरोधी था। तो संगीत के विरोधी जो दिखेगा तो ये आपका नक्शबंदिया जो था ये आपका संगीत का विरोधी था। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना 14वीं सदी के लगभग ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंदी ने की थी। भारत में इस पंथ की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्ला ने 17वीं शताब्दी के लगभग में किया था। इनके मुख्य शिष्य में देखेंगे तो शेख अहमद फारूक सरहिंद थे। उन्होंने इस्लाम धर्म का सुधारक माना जाता है। यह सिलसिला को संगीत से जो है परहेज रखा गया था, किसको, नक्शबंदी को। अब देखेंगे एक तरफ पुस्तक दिया है और दूसरा तरफ महान व्यक्तित्व का नाम दिया है और किसके द्वारा ये बुक लिखा गया है। तो महात्मा गांधी के द्वारा ही हिंद स्वराज लिखा गया है। तो यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो देखिएगा तो ये आपका द व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है। राजेंद्र प्रसाद जो लिखे थे ये लिखे थे इंडिया डिवाइडेड और अबुल कलाम के द्वारा लिखा गया था, अबुल कलाम आजाद के द्वारा बिन्स इंडिया बिन्स। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित हैं। तो सही सुमेलित है उसको चूज करना है। तो देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन का है। यहाँ देखेंगे तो महात्मा गांधी मुख्य नायक ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया ये भी गलत है क्योंकि यंग इंडिया बाल गंगाधर तिलक नहीं लिखा है। एनी बेसेंट जो है कॉमन बिल और
न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। ये इनका प्रसिद्ध पुस्तक है। बी अम्बेडकर केसरी ये गलत है क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा सी आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित व्यक्तित्व में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा है। तो ये जो कहा गया है सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए तेज बहादुर सप्रू एवं जायकर के प्रयासों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहकर पुकारे थे। नेक्स्ट आता है 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो सबसे पहले जनगणना जो हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में जो प्रथम जनगणना हुआ था। देखेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और ये जनगणना जो हुआ था आपको 1872 में। लेकिन कहा जाता है जो आपको दशकीय जनगणना जब से स्टार्ट हुआ है तो ये 1881 में दशकीय जनगणना स्टार्ट हुआ है और ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से स्टार्ट हुआ है जो कि दशकीय जनगणना है। लेकिन सबसे पहले जो जनगणना का काल हुआ था ये आपका लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो सबसे पहले जो प्रेस सेंसरशिप ये लागू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था। देखेंगे तो इसके द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये आपका रहा था 1798 से 1805 तक, ठीक है। 1805 तक रहा था। ने समाचार पत्रों पर प्रक्षेप अधिनियम लगा दिया। इसके अधिनियम लगाने के माध्यम से जो है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का जो है विशेष जोर दिया गया था। तो किसके द्वारा जो है वेलेस्ली के द्वारा। लेट आता है नेक्स्ट देखेंगे, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें जो है आवंटित नहीं की थी। ये आपको किसको जो है सीट का आरक्षण नहीं दिया गया था तो ये दिखेगा बौद्धों को। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को जो है संस्थापित कर दिया था। तो ये जो किया गया था तो ये हो जाएगा प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध और उसके बाद जो हुआ था बक्सर का युद्ध। तो पहले प्लासी का युद्ध देख लेते हैं। ये आपका 23 जून 1857 को हुआ था और ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच में प्लासी का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें जो है अपने सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र के कारण ही सिराजुद्दौला जो है मारा गया था। और मीर जाफर जो है बाद में क्या हुआ, सिराजुद्दौला मारा गया और अंग्रेज लोग मिलके मीर जाफर को फिर बंगाल का नवाब बना देता है। प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सत्ता का स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया और 22 अक्टूबर 1764 को मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब देखेंगे तो सिराजुद्दौला तथा देखेंगे तो बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना को अंग्रेजी सेनापति मुनरो, हेक्टर मुनरो कहा जाता है, ने हराकर प्लासी के युद्ध के कर्मियों के पूरा कर दिया। भारत में अंग्रेजी सत्ता का स्थापित हो गई। तो सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध मानेंगे तो आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा बक्सर का युद्ध हो जाएगा। ये आपका निर्णायक हो जाएगा सबसे ज़्यादा। लेकिन निर्णायक में आता है यह प्लासी युद्ध और इस बक्सर युद्ध ने पूरा जो है अंग्रेज की सत्ता को जो है स्थापित कर दिया। बांडीवास का युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसी के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसी हार गए थे और अंग्रेज की जीत हुई थी बांडीवास के युद्ध में। नेक्स्ट आता है नवंबर 1, 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में जो है पढ़कर सुनाया था। ये पढ़कर सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा है, ये पढ़कर सुनाया गया था किसका, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। नेक्स्ट आता है 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो महात्मा जोड़ा गया था ये चंपारण सत्याग्रह के समय में महात्मा जोड़ा गया और महात्मा की उपाधि जो है ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया गया चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था, ये आपको 1917 में हुआ था, जो कि नीले जमींदारों के विरुद्ध हुआ था। नील की खेती करने के लिए जो है अंग्रेजों द्वारा कहा गया था, इसे हम 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 37 में क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो बना था ये देखेंगे तो ये लाला लाजपत राय बने थे। वर्ष 1920 में M.N. जोशी और जोसेफ वेफिस्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय बने एवं दीवान चंद लाल को देखेंगे तो ये आपको महामंत्री बन गए थे।
11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्ष जो हैं ये आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया। आंध्र प्रदेश के अग्रणी नेता NG रंगा को इसका महासचिव जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेता के विरुद्ध था। तो कानपुर संयंत्र जो था यह आपका देखेंगे तो साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध में था, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद रूस में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो है सदस्य थे MN राय और AT राय, मोहम्मद अली, मोहम्मद शरीफ आदि भारत में क्रांतिकारी गतिविधि चलाने और संयंत्र के आगे जो है 21 फरवरी 1924 के अंग्रेज ने MN राय, श्रीपद डांगड़े और गुलाब हुसैन जैसे महान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। और इसी के बाद देखेंगे तो 1 सितंबर 1924 को भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से जो है किसी ने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो पूना के समझौता पर जो हस्ताक्षर ये जो नहीं किया गया था ये आपका C राजगोपालाचारी के द्वारा जो है इस पर समझौता नहीं किया गया था। ये बोल रहा है अगस्त 1932 में रैबजे मैकडोनल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक निर्णय के अनुसार दलित के उनको अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल कर उन्हें के लिए विधानमंडल में कुछ सीट आरक्षित कर दी, जिसका गांधी जी ने घोर विरोध किया था। नेक्स्ट देखते हैं 1940 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी। तो पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति किया गया था वो गवर्नर जनरल ने किया था, जो 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत वायसराय के पद गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया। अतः पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल की तरह किया गया था। नेक्स्ट आता है 41 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था उनका नाम क्या था। तो अमेरिकी पत्रकार जो रहे थे ये रहे थे लुई फिशर रहे थे। जो अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के उनके साथ रहे थे। वहीं बेब मिलर देखिएगा, तो ये बेब मिलर भी पूछ देता है कभी कभी, ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में साथ था, अवज्ञा आंदोलन में साथ था। ठीक है, तो ये अमेरिकन जो वैज्ञानिक था ये लुई फिशर और बेब मिलर सभी ने अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम के जो है चुनने के लिए। तो हम देखेंगे चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन और बरदोली प्रस्ताव, ये 3 दिया है, इसको ही हमको क्या करना है, मिलाना है जो कौन कब हुआ था। तो हम जानते हैं चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये आपको 12 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, क्योंकि हम 20 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और यही चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण महात्मा गांधी के द्वारा जो है आपका 22 पुलिसकर्मी जो है इस कांड में जल गया था, जिसके कारण ही जो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित भी कर दिया था। ये हुआ था 4 फरवरी को, ये 4 फरवरी को हुआ था या 5 फरवरी कह सकते हैं, और ये हुआ था जो स्थगित किया था ये किया था 12 फरवरी को, थोड़ा गलती हो गया, इसके लिए 1922 में जो इसको स्थगित किया था। ठीक है, अब देखेंगे तो इस तरह से इसका जो आंसर लगाएंगे तो इसका हो जाएगा आंसर सी, यानी 1, 3 और इसके बाद 2 हो जाएगा। बीच में जो है बरदोली सत्याग्रह हुआ है, बरदोली सत्याग्रह का डेट इसमें दिया है, यहाँ पे डेट नहीं मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं 43वां क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो है प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो ये जो लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया गया था, ये याचना प्लस प्रार्थना और विरोध की राजनीति के जो आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट आता है 30 में 1919 को अपना अलंकार भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति कौन थे। तो ये अलंकार जो लौटाए थे ये लौटाया गया था, ये आपको जलियांवाला कांड हुआ था और इसमें ही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लौटा दिया गया था, जो कि क्या था, नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि। महात्मा गांधी भी ने लौटाया था, क्या चीज़, कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, और एक शायद हमको लगता है जमनालाल बजाज भी लौटाए थे, और ये लिखा है जमनालाल बजाज में भी राम राय की उपाधि इनको मिला था, ये भी लौटा दिए थे। नेक्स्ट आता है
राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो मुख्य संबंध किससे होता है? तो ये देखिएगा पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होता है। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समापन कार्य के लिए समापन वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति जो है ये आपको प्रदान करती है? तो इसका जो देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 14, 15 और 16 हो जाएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अपीलीय क्षेत्र का अधिकार से देखेंगे तो ये आपका अनुच्छेद 134 को जो है एक को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में इसमें से कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे राज्य सूची में जो हो जाएगा आपका रेल पुलिस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। राज्य सूची में जो दिया गया है इसमें रेल पुलिस हो जाएगा। निगमीय कर देखेंगे तो ये आपका संघ सूची का हो जाएगा। जनगणना भी संघ सूची का हो जाएगा। आर्थिक और सामाजिक नियोजन है ये आपका समवर्ती सूची से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। तो इसको हम मिलान करेंगे तो देखेंगे अनुच्छेद 40 इसमें गांव में पंचायत का जो है ये आपका पंचायत का गठन ये हो जाएगा। ये देखेंगे तो ये कह रहा है 41 ये काम करने का अधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता हो जाएगा। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन हो जाएगा। इससे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है निम्न में से जो है ये क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, निम्न कारणों में से कौन जो कारण भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उसकी जो है उत्तरदायी रहेगा? तो इसका उत्तरदायी जो रहेगा ये दिखिएगा तो जनसंख्या में तेजी से बढ़त। तो ये इसका पहला हो गया। और दूसरा देखेंगे तो मूल्य में भारी बढ़त ये गलत हो जाएगा। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास में धीमी गति, तो यहाँ पे ये सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस नगर में विशिष्ट आर्थिक मेखला नहीं है? तो विशिष्ट आर्थिक मेखला जो देखेंगे ये आपका चेन्नई में नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित फसलों में से किसे जो है हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ था? तो ये जो हुआ गया था ये आपका गेहूं को हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, धारणीय कृषि का अर्थ है। तो धारणीय कृषि का अर्थ जो होता है ये आपको भूमि का इस प्रकार प्रयोग करे कि उनकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि? तो ये जो घट रही है और बढ़ रही है तो इसमें क्या कारण है पक्षी की जो है ये घट रही है? ये देखिएगा शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि, ये गलत है। जैविक कीटनाशकों तथा जैविक उर्वरक की बड़े पैमाने पर उपयोग, ये सही है, क्योंकि हम जानते हैं जो जानवर का होता है जानवर को उसको जो है हम कीटनाशक या जैविक उर्वरक के लिए जो फसल में यूज करते हैं उसको पक्षी सब जो उपयोग में ले करके और इनसे ये मर रहे हैं। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा कार्य है, पक्षियों के वास स्थान में बड़े पैमाने पर वनों की कटौती हुई है, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, यानी बी नंबर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप होता है। तो भूमंडल में जो उष्णता आ जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या होगा? तो ये देखते हैं, सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो जाएगा, ये गलत है। हिम नदी द्रवित होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी उष्मा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो भी पहाड़ी पे बर्फ का स्तर जमा हुआ है पिघल क्या होगा? बहने लगेगा। तो यहाँ पे ये सही होगा। समय से पूर्व ही आम में बगोर आने लगेंगे, ये भी सही है। नेक्स्ट आता है, स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ेगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा 2, 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है, इसको ही देखना है। तो शिव किला देखेंगे तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में है। शिव किला देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। वहीं लिपू लेक दर्रा देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में तो दर्रा है ही नहीं, ये हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में हो जाएगा लिपू लेक। नाथुला सिक्किम में, जो जिला जो जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा ये बी लगाइएगा।
नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन जो है धौलाधर श्रेणी के क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तो धौलाधर श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति हो जाएगा ये आपका गद्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ये बी हो जाएगा। लेप्चा जो याद रखिएगा, लेप्चा हो जाता है सिक्किम में। थारू देखिएगा तो थारू हो जाएगा दक्षिण भारत के एरिया में, थारू हो जाएगा, सॉरी दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में यानी उत्तर प्रदेश में ये थारू आ जाएगा। अबोर देखिएगा तो अबोर असम के आसपास हो जाएगा, असम, लेप्चा सिक्किम, थारू लगा लीजिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है। तो इसमें से कौन सा नहीं जुड़ा है, तो भोपाल देखेंगे ये आपका नहीं जुड़ा है। भारत के सर्वाधिक बड़ा राजमार्ग जो है ये आपका पहले 7 था लेकिन अब चेंज हो गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा राजमार्ग जो है ये चेंज हो गया है। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है। 59 नंबर देखते हैं। तो कह रहा है उष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंधीय का जो हो जाएगा ये आपका पर्णपाती वन, ये तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ का 4 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये जो है मध्य गंगाई क्षेत्र में हो जाता है। अल्पाइन देखेगा तो अरुणाचल क्षेत्र में पाएगा, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये सागरी क्षेत्र में पाया जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए एक तरफ उद्योग दिया है, दूसरा तरफ उसका उत्पादक केंद्र दिया है। तो ये देख लेते हैं। तो कह रहा है जूट का सामान, तो जूट का सामान जो होता है टीटीगढ़ यानी पश्चिम बंगाल में जूट का सामान जो बनाया जाता है, और जूट के निर्माण, जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान भी आपको पश्चिम बंगाल को ही आता है। रेशम वस्त्र, रेशम वस्त्र में देखेंगे तो ये आपका बंगलोर आएगा रेशम वस्त्र में। तो यहाँ पर इसका आंसर 3 हो जाएगा। ऊनी वस्त्र देखिएगा तो ऊनी वस्त्र के उत्पादन में जो हो जाएगा लुधियाना हो जाएगा ऊनी वस्त्र के लिए। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और ऊनी कालीन देखिएगा तो ऊनी कालीन जो हो जाएगा ये आपका भदोदरी जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से इसका आंसर मिलाएगा तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आ रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो इसमें दिया है अणुशक्ति यानी परमाणु, जो ये नाभिकीय शक्ति से हम जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो कहाँ पे है, इसे कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। तो गुजरात में कौन सा है, तो कैगा देखिएगा तो आप जाइएगा कर्नाटक। कैगा में कौन सी है, कर्नाटक कैगा में है। राजस्थान में देखेंगे तो आपका हो जाएगा रावत भाटा राजस्थान में। नरोरा जाइएगा तो उत्तर प्रदेश में, और गुजरात में जाइएगा तो काकरा पारा हो जाएगा। तो इस तरह से आप मिलान करिएगा तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए एक तरफ स्थान दिया है, दूसरा तरफ जो है ये आपका खनिज दिया हुआ है। देखिए अलंकेश्वर, ये खनिज तेल के लिए है अलंकेश्वर, यहाँ पे 2 हो जाएगा। वहीं देखेंगे डाली जहरा, ये आपको किसके लिए हो जाएगा, लो अयस्क के लिए। कोडरमा देखिएगा तो यह भ्रक के लिए, और खेती देखिएगा राजस्थान में तांबा के लिए। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है लेटेराइट मिट्टी के लिए जो है सही नहीं है। तो लेटेराइट के मिट्टी के लिए इसमें से सही नहीं है तो ये देखिएगा उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है क्योंकि चूना की इसमें कमी होती है। ये आर्द्र आयनवर्तिका प्रदेश की मिट्टी है, ये सही है। वे बहुत ही अवक्षलित मिट्टियाँ हैं, ये भी सही है। उनकी उर्वरक जो है बहुत कम होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट आता है यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय जो है ये आपका क्या होगा। तो इसको निकालेंगे तो ये आपका 14 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। देखिए 1 डिग्री बराबर जो होता है ना, 1 डिग्री ये आपको 4 मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। जब 4 मिनट के बराबर होगा 1 डिग्री, तो पूरब में जाएंगे ना, तो पूरब में क्या होता है, समय बढ़ेगा। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल में हमारे इंडिया का जो समय है ये डिग्री है, ये 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री जो है, तो ये यमोत्तर लाइन 0 डिग्री है, तो 82 डिग्री क्या हुआ, बढ़ गया। तो 82 को हम यदि मल्टीपल 4 से कर देते हैं तो जो मिनट आता है, और इसमें हम यदि 60 से भाग दे देते हैं तो आपको बन के आएगा 5.5 घंटा। यानी हमारा भारत जो है ये आपको यमोत्तर लाइन से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि ये पूरब की एरिया में है। तो इस तरह से इसका आंसर लगाइएगा तो बी हो जाएगा। अब कह रहा है कथन 1 और कथन 2 कारण दिया है, और इसमें आपको पता लगाना है कौन सा सही है। कह रहा है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता, ये सही है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकालने नहीं देता है, ये भी सही है। और व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राणा संगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। और कहा जाता है इस युद्ध में ही सबसे पहले बाबर के द्वारा जो जिहाद का नारा दिया गया था। तो ये जो है आपका खानवा का युद्ध हो जाएगा। खानवा का युद्ध में ही
ही राणा संगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजय होता है और पहली बार जिहाद का नारा यानी धर्म के विरुद्ध लड़ाई के नारा जो है ये आपको बाबर के द्वारा इस युद्ध में दिया जाता है। पानीपत का युद्ध जो देखिएगा तो ये आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होता है और वहीं से मुगल वंश की जो है नींव रख जाती है और मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है 67 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में की निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षर की थी? तो शिवाजी का जो संधि हुआ था ये किसके बीच में हुआ था? तो ये अकबर के साथ जो है औरंगजेब के साथ में शिवाजी की संधि हुई थी, ठीक है। लेकिन औरंगजेब के साथ होने के समय में औरंगजेब का जो सेना नायक था ये आपको जय सिंह था और इसके बीच में दोनों की संधि हुआ और कहा जाता है इसी संधि में शिवाजी को ये कैद कर लिए और इससे जो आगरा के जय महल किला में इसको जो है कैद करके रखा गया था। तो यहाँ पे इसका जो हो गया बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये जो कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसको कहा गया था। ये कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा। उन्होंने इस अधिनियम को एक ऐसा मशीन बताया जिसपे जो है ब्रेक अनेक हैं लेकिन इंजन कोई भी नहीं है। ये आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कमेंट है। नेक्स्ट आता है 69 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो आप याद रखिएगा जब इसका स्थापना हुआ था तो स्थापना करने का श्रेय भी जो है ए.यू. ह्यूम को जाता है और उसमें महासचिव के पद भी ए.यू. ह्यूम ही 3 से 4 साल कहा जाता है या 5 साल संभाले थे। लेकिन इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे ये बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहले अध्यक्ष बने डब्ल्यू.सी. बनर्जी और पहला जो सम्मेलन होने वाला था ये आपको पूना में होने वाला था, लेकिन कहा जाता है पूना में प्लेग फैल जाने के कारण ये वहाँ पे हो नहीं पाया और पहला जो हुआ ये बम्बई में हुआ था। उस समय में बम्बई कहा जाता था तो ये पहला बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट आता है बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा जो गुप्त संगठन का स्थापना किया गया था उसका नाम रखा था अभिनव भारत रहा था। नेक्स्ट देखेंगे तो महाराष्ट्र में विनय दामोदर सावरकर ने 1904 में कब 1904 में ही अभिनव भारत का संस्था का स्थापना किया था। नेक्स्ट आता है यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेटर कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न GMT में शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे सुनी जा सकती है? तो हम जानते हैं इंग्लैंड से हमारे भारत कितना हो जाएगा 5.5 घंटा का अंतर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड से ही जो ग्रीनविच रेखा गुजरती है और इसको ही याम्योत्तर रेखा कहते हैं। तो ये 10 बजे यदि शुरू हो रहा है तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 10 में 5 जोड़ देते हैं तो 2 3 यानी 3:30 बजे जो है ये आपको सुना जाएगा। तो इसका आंसर जो है 71 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लाभ 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो ये जो प्राप्त करते हैं ये करते हैं थाईलैंड। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश हैं। तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो तांबा का उत्पादन करता है ये जाम्बिया करता है। संसार में प्रौद्योगिकी काल से ही तांबे का प्रयोग हो रहा है। इसको टीन में मिश्रित करने पर जो है कांस्य बन जाता है तथा जस्ते में मिला देने पर यह है पीतल का रूप ले लेता है। तांबा ही आपको सबसे ज़्यादा तो सिल्वर होता है विद्युत के चालकता, लेकिन उसके बाद आता है जो कि तांबा का आता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। तो ये संबंधित 370 था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी याद रखिएगा 370 लागू है क्योंकि 370 में बहुत सारे प्रावधान हैं, उसमें से कुछ प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा दिया गया था जिसे हटाया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल बंटवारे का जो विवाद देखिएगा ये आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच है। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट आता है बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था ये आपको 1861 में किया गया था। ये भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत जो है बम्बई, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालय की एक स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो ये जो उत्तरदायी हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय हो जाएगा, जो कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 78 नंबर क्वेश्चन, जीरो
टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। तो ये आपको कहाँ पे विकसित किया गया था, तो यह चीज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा है। तो ये जो विकसित किया गया था जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, और यहीं पे जो कहा जाता है जो हरित क्रांति का नींव जो है ये पंतनगर विश्वविद्यालय में ही रखा गया था। नेक्स्ट आता है 89 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा जोधपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट आता है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है। तो चाय में जो है कौन चीज़ नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। तो देखेंगे चाय में एक नशीली पदार्थ होता है थीन जो है ये पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, टैनिन पाया जाता है, लेकिन मार्फिन जो होता है ये नहीं पाया जाता है। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है धान के लिए, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नील हरित शैवाल धान की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों में से किसे उपयोग में लाया जा सकता है। तो पैतृकता स्थापित करने के लिए हम जानते हैं डीएनए का जो है टेस्ट कराया जाता है। डीएनए के टेस्ट कराने के बाद जो है हम पता कर सकते हैं जो इसमें किस प्रकार का या किसका डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए उंगली छापन हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैव सूचक का कार्य करता है। तो वायु प्रदूषण का जैव सूचक का जो कार्य करता है ये लाइकेन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। लाइकेन जो होता है वो आपका थेलोफाइटा का प्रकार की एक वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों के मिलकर बनती है। तो इसी लाइकेन को जो है कवक और शैवाल के बीच के कड़ी के नाम से भी जानते हैं। लाइकेन मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का भी कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। तो चंद्रगुप्त के जो पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक किया और गुप्त वंश की स्थापना का काल जो देखेंगे तो आपको हो जाएगा 320 हो जाएगा। और 320 में ही हम जानते हैं जो गुप्त संवत, याद रखिएगा गुप्त संवत चालू किया गया था 320 में, और चंद्रगुप्त ने महाधिराज की उपाधि धारण करके जो है आपको यहाँ पे अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, कह रहा है सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय पुराने बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल नहीं किया गया था। तो उस समय जो शामिल नहीं किया गया था ये था मानभून। किशनगंज था, रानीगंज था, साहेबगंज था, लेकिन मानभून जो है ये आपको शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट आता है बिहार में आमतौर पहाड़ियों में पाइराइट की खान पाई जाती है, वह किस जिले में स्थित है। तो पाइराइट की जो खान पाया जाता है ये आपका रोहतास में पाया जाता है। बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रफल में जो है ये फैला हुआ है। तो ये जो फैला हुआ है 840 वर्ग किलोमीटर में। बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो बिहार की सबसे पुरानी नहर जो है ये आपका सोन नहर है। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में कौन सा सम्मिलित है। तो ये जो देखेंगे तो सम्मिलित जो हो जाएगा चीन, जूट, कागज, दवा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार राज्य में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। तो ये जो देखेंगे तो आपका 11.29% हो जाएगा। अफगान बंदर बादशाह इस्लाम शाह का अधूरा मकबरा बिहार के किस नगर में अवस्थित है। तो ये जो नगर देखिएगा तो हो जाएगा सासाराम में स्थित है, जो कि आपका शेरशाह सूरी का है। नेक्स्ट आता है मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसके करवाया था। पटना का नवनिर्माण जो है ये आपको शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति के जनक माना जाता है। 94 देखेंगे तो शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध में है। तो ये कथन जो देखिएगा ये आपका हो जाएगा गांधी की दांडी यात्रा से।
यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो संस्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया का जो कंपनी था ये किसके द्वारा संस्थापित किया गया था? तो ये जो किया गया था सम्राट लुई 14 के शासनकाल में। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी के डांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो ये सबसे ज़्यादा सत्याग्रही की संख्या देखेंगे तो ये आपका गुजरात का था। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। लिंगा अनुपात का परिकल्पना कैसे करते हैं? तो लिंगा अनुपात पे करते हैं तो 1000 पुरुष होगा और उस पर कितनी महिलाएं होगी, तो इसके जो है इस हिसाब से करते हैं। तो ये देखेंगे इसका देश में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुष की संख्या, ये गलत है। यहाँ पर हो जाएगा पर देश की 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या, ये भी गलत है। देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या, ये सही हो जाएगा, जो कि आपको लिंगानुपात का निर्धारण करता है। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो राज्य की आबादी में देखेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है। उसके बाद महाराष्ट्र का आता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश से इसमें से कौन राज्य है जो सीमा नहीं बनाएगा? ये आपको नागालैंड जो है ये बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि देखिएगा तो नागालैंड अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे असम हो जाएगा, और यहाँ पर जाइएगा तो आपको नागालैंड मिलेगा जो कि यहाँ पर बांग्लादेश है, और यहाँ पर त्रिपुरा है, यहाँ पे देखिएगा तो मिजोरम हो जाएगा, और यहाँ पे मेघालय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तीनों से मिलाता है, लेकिन इससे नागालैंड से नहीं मिलाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से जिसकी सीमा नहीं लगती है वो है मेघालय, क्योंकि मेघालय जो हो जाएगा असम के देखेंगे तो ये आपका असम हो जाएगा, तो यहाँ पर मेघालय है, मेघालय के बाद यहाँ पर जो हो जाता है ये मिजोरम हो जाता है, और इसके बाद ही ये म्यांमार स्टार्ट होता है। तो इस तरह से मेघालय से नहीं लगता है। तो इस तरह से हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट का डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे आके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली इसका PDF जो है आपको टेस्ट का डाल देते हैं, वहाँ जाके आप टेस्ट लगा के फिर आके यहाँ पे डिस्कशन देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।